नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 9th सोशल साइंस का पेपर जो आज ही हुआ था। इसके दो उद्देश्य हैं। एक, आज आप चेक कर पाएंगे आपका कितना पेपर सही गया। दूसरा, जो नेक्स्ट ईयर 9th क्लास के बच्चे आएंगे ये उनके लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो एक मार्क्स के अंकों वाले प्रश्न हैं और उसके बाद दो अंकों वाले प्रश्न हैं, फिर उसके बाद 3 5 और एंड में है एक मैप। तो सबसे पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं, इस मूल्य को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर है न्यूनतम समर्थित मूल्य, यानी कि सरकार जो है वो मिनिमम स्पॉट प्राइस देती है कि आप ये फसल उगा लीजिए, आपको कम से कम इस रेट पर हम आपसे ये फसल लेंगे। दूसरा है अंत्योदय अन्न योजना। ये जो है डैश में शुरू हुई, तो इसका सही है 2000, सन 2000 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था जो गरीबों में भी बहुत अति गरीब लोग हैं उनको बहुत ही कम रेट पर, बहुत ही कम कीमत पर गेहूं, चावल और अन्य जरूरी वस्तुएं प्रदान करना। आपने गुलाबी राशन कार्ड वाले लोग देखे होंगे, तो ये उसी योजना के तहत आते हैं। उसके बाद है हरित क्रांति में कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसका सही आंसर है गेहूं। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? दूध से। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा 1943 में का डैश का अकाल था। बंगाल में पड़ा था, जब बहुत लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो मृत्यु का ग्रास बन गए थे। छठा क्वेश्चन है डैश सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक के तौर पर कार्य करता है, वो है अंबाला। नेक्स्ट है तापी का उद्गम। उद्गम का मतलब तापी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में एक बैतूल जिला है, वहाँ की सतपुड़ा की श्रृंखलाएं, सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखलाओं में से तापी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व यानी कि जनघनत्व डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इसका सही आंसर है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि एक वर्ग में अगर औसतन देखें तो 382 लोग रहते हैं। नेक्स्ट है संविधान डैश को लागू हुआ 26 जनवरी 1950। हरियाणा को कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? 10। नेक्स्ट है उम्मीदवारों को नामांकन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होती है? 25। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उम्मीदवार बनना चाहता है, MLA MP कुछ भी बनना चाहता है, तो उसके लिए उस फार्म भरने के लिए उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार में नहीं आता? बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूल खोलना ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता में आता है। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना ये समानता के अधिकार में आता है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना ये संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार में नहीं आता। उसके बाद है भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? इसका सही आंसर है अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। उसके बाद है इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की, यानी कि देखिए आप आलोचना कर सकते हैं, आप आंदोलन कर सकते हैं, आप किसी जलसे में भाग ले सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हथियार लेकर किसी भी विद्रोह में शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में। उसके बाद है कुक्का यह नामधारी आंदोलन जो कि बाबा राम सिंह जी ने चलाया था, वास्तव में असलियत में एक डैश आंदोलन था, धर्म सुधार आंदोलन था वो। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? 1921 में। देखिए 20 में ये पास हुआ है। जो 10th क्लास की NCERT की बुक है हिस्ट्री की, अगर आप उठाएंगे वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि असहयोग आंदोलन जो है वो जनवरी 1921 में शुरू हुआ, जबकि ये पास जो है 1920 में हो गया था। 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, एक सितंबर में और उसके बाद दूसरा हुआ था दिसंबर में। तो इन दोनों का जो उद्देश्य था वो असहयोग आंदोलन ही चलाना था।
उसके बाद है मोपला जाति किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही आंसर है मुस्लिम धर्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपना गुरु किसको माना? यहाँ पर देखिए बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रभावित थे, वो उन्हें अपना गुरु मानते थे। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल में वो उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना, तो इसका सही आंसर है देश बंधु चित्तरंजन दास। ये उनका जो है राजनीतिक गुरु थे, देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्होंने 31 दिसंबर 1922 को स्वराज दल की स्थापना भी की थी। वो उन्हें अपना गुरु, राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है चौधरी छोटू राम को कौन से नाम से नहीं जाना जाता, तो इसका देखिए उन्हें रहबर ए आज़म भी कहा जाता है, दीनबंधु भी कहा जाता है, यानी कि गरीबों के जो दीन दुखिया हैं उनके भाई, किसानों का मसीहा भी कहा जाता है, बट उन्हें शेरे पंजाब नहीं कहा जाता, क्योंकि शेरे पंजाब की उपाधि जो है वो लाला लाजपत राय जी की है। उसके बाद है प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखिए कृषि में मौसम के हिसाब से जब काम नहीं मिलता, क्योंकि कृषि क्या है, एक मौसमी क्रिया है, जब कृषि का मौसम नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि एक बार उगाने के बाद कुछ समय तक कोई काम नहीं है, फिर उसमें पानी देने का, खाद डालने का, ये काम आते हैं, लेकिन मौसम के हिसाब से आते हैं। तो जब कृषि में मौसम के हिसाब से कार्य नहीं मिलता तो उसे जो है मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जब किसी काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, वो सभी काम करते तो दिखाई देते हैं, परंतु अगर उन्हें हटा भी दिया जाए तो काम के उत्पादन शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी। उसके बाद है किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी। तो हम मानव पूंजी को सबसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि मानव पूंजी ही बाकी पूंजियों का बहुत अच्छे से उपयोग कर सकती है। उसके बाद है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सही आंसर है अक्षांश, वायुदाब, ऊंचाई, पवने। और भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मार्क्स में 4 पॉइंट बहुत है। उसके बाद है जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित करें। देखिए प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों के पीछे पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर बोलते हैं। प्रतिवर्ष प्रति 1000 लोगों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। उसके बाद है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? नंबर 1, ये देश के लिए कानून बनाती है। नंबर 2, देश के बजट को पास करती है। नंबर 3, ये लोकतंत्र की आधारशिला है। उसके बाद है नागरिकों को किस किस मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने, जुलूस निकालने का अधिकार है? तो इसका सही आंसर है सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर जागरूकता लाने की। दूसरा है सरकारी कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने का। तीसरा है जब मूलभूत अधिकारों की रक्षा ना हो तो उस समय भी लोग जो है प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर हेडगेवार के भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के योगदान पर चर्चा करें। हमने इसको बेटा शॉर्ट में ही लिखा है, क्योंकि हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी है। देखिए वे जो डॉक्टर हेडगेवार हैं वो आरएसएस के यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। उन्होंने युवाओं को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद है क्या राष्ट्रीयता यानी कि लोगों में एकता का भाव अंग्रेजों की देन है? नहीं, हम प्राचीन काल से ही अपने अंदर भारत के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को समाये हुए हैं, संजोए हुए हैं। भारत में अनेक विविधताएं होते हुए भी आज हम सभी अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। हम सभी की भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम सब अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस करते हैं। नेक्स्ट है 29वां, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और इसका सावधानीपूर्वक प्रयोग करने की ज़रूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरी क्रांति के कारण उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग में भौम जल स्तर कम हो गया है और मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं। एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की जरूर देखभाल करनी चाहिए।
मेरा हमेशा ही अपने बच्चों को एक सुझाव रहता है कि पैरा पढ़ने से पहले आप 2 बार, कम से कम 2 बार प्रश्नों को जरूर पढ़ें, फिर पैरे को पढ़ें, तो आपको वो पैरा एक अलग नज़र से देखने में मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, मिट्टी की उर्वरता किसके अधिक प्रयोग से कम हो रही है? हरित क्रांति के बाद हमने बहुत ज़्यादा उर्वरक का मतलब होता है बेटे खाद का, अधिक प्रयोग कर लिया है, जिसकी वजह से उर्वरता का मतलब होता है उपजाऊ शक्ति कम हो गई है। दूसरा है भौम जल स्तर में कमी का प्रमुख कारण क्या है? नलकूपों से सिंचाई। नलकूप क्या है? ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई करने की वजह से, खेतों को पानी देने की वजह से क्या है कि जो ज़मीन के अंदर पानी है वो कम होता जा रहा है। तीसरा बहुत आसान है, भूमि कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक। उसके बाद है हमारा देश भारत विश्व में जैव विविधताओं का देश है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियाँ पौधों की हैं और विभिन्न देशों में एशियाई देशों में हमारा बहुत अच्छा चौथा स्थान है। और इसके अलावा 15,000 फूलों के पौधे हैं, जिसमें 6% देश में फूलों के पौधे हैं, और बिना फूलों के भी बहुत सारे हैं, फर्न, शैवाल, कवक ऐसे। और 90,000 जातियों में जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ समुद्री पानी में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है भारत में पौधों की कितनी उपजातियाँ या प्रजातियाँ? लगभग 47,000। उन पौधों के नाम लिखे जिनमें फूल नहीं होते, फर्न, शैवाल, कवक। और विश्व में कितने प्रतिशत जो है फूलदार पौधे पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 6%। ऐसे ही चीन में जो 1958 से 61 के बीच में अकाल पड़ा, बहुत ही भयावह अकाल था, लगभग 3 करोड़ लोग उसमें मारे गए। ऐसे अकाल भारत में भी पड़ते रहे, लेकिन ऐसी स्थितियां जो हैं भारत में कभी खराब नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने खाद्य सुरक्षा पर कार्य किया है। तो इसके प्रश्न हैं, चीन में अकाल के दौरान कितने लोग भूख से मर गए? 3 करोड़ लोग। विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल किस देश में पड़ा? चीन में। कब पड़ा? 1958 से 61, लगभग 3 साल चला। उसके बाद है भारत में अकाल के दौरान चीन जैसी भूखमरी स्थिति क्यों उत्पन्न नहीं हुई? क्योंकि सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में बहुत ही बेहतर ढंग से कार्य किया। उसके बाद लाला लाजपत राय जी के ऊपर एक पैरा है और उसके प्रश्न हैं, किस नेता को, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम प्रश्न शुरू करते हैं। किस नेता को शेरे पंजाब की उपाधि दी गई? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय द्वारा प्रकाशित 2 प्रकाशन, वंदे मातरम, द पीपल। जो वंदे मातरम है ये उर्दू में था और जो द पीपल है ये इंग्लिश में जो है प्रकाशित किया गया। लाला लाजपत राय ने किस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर है होम रूल मूवमेंट, यानी कि होम रूल आंदोलन और किसानों के आंदोलन। नेक्स्ट फिर आपके पास हैं 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ताकि आपदा के समय लोगों को अनाज जो है कम से कम कीमतों पर प्रदान किया जा सके। उसके बाद है भारत में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। पूर्वी घाट जो है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, इसकी ऊंचाई कम है और इसका जो महत्वपूर्ण शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है पर्वत की, वो महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट जो है गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है, इसकी ऊंचाई अच्छी है, ज़्यादा है, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है शिखर पहाड़ी में, वो अनाईमुड़ी है। उसके बाद है प्रधानमंत्री के 3 प्रमुख अधिकार। एक तो मंत्री परिषद की बैठकें करना, नीतिगत फैसले, विदेश नीति से संबंधित और आंतरिक नीति से संबंधित फैसले लेना, और राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार। इसमें आप जो भी आपको मतलब अच्छे से पता है, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो अगस्त 1942 में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया। उन्होंने अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए ये आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने करो या मरो और अंग्रेजों भारत छोड़ो जैसे महत्वपूर्ण जो है नारे जनता में लोकप्रिय बना दिए। इसमें अंग्रेजी सरकार ने दमनकारी स्थिति को अपनाया और अनेक गिरफ्तारियां की, लोगों पर लाठी चार्ज किया, परंतु ये जो आंदोलन था अपनी छाप छोड़ने में काफ़ी हद तक सफल रहा। उसके बाद भारत की स्थिति और आकार की व्याख्या करें और उन देशों के नाम बताएं जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में
अरब महासागर है। अब बात करते हैं आकार की, तो इसका आकार जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और उन देशों की बात करें जो क्षेत्रफल में से बड़े हैं, तो रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है, नागरिकों को अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के विभाजन के कारण सांप्रदायिकता यानी कि दंगे, मुस्लिम लीग के प्रयास, क्योंकि मुस्लिम लीग किसी भी कीमत पर देश का विभाजन चाहती थी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 को की गई थी। उसके बाद हमारे पास है मैप। मैप में पुलकित झील, बांदीपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वन्य प्राणी अभयारण्य, सेलुलर जेल और जलियांवाला बाग। हमने आपको ये भी कोशिश किया है कि आपको मैप में दिखा सके। देखिए, सबसे पहले जो पुलिकट लेक है यानी कि पुलिकट झील है, ये बिल्कुल सीमा पर पड़ती है, किसके? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर। उसके बाद सेलुलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार में है। जो बांदीपुर नेशनल पार्क है वो कर्नाटक में है। और उसके बाद सरिस्का, जहाँ पर ये अभयारण्य है, जीव अभयारण्य, ये राजस्थान में है। और जलियांवाला बाग जो है वो पंजाब में है, अमृतसर में। तो ये आपने मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से मैप में दिखाए होंगे। और हमें आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके छोटे क्वेश्चन कितने सही हैं, मैप कितना सही है। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो बेझिझक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा यदि कोई क्वारी हो तो बेझिझक पूछिएगा, और अगर बहुत पसंद आती है तो बाकी बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।